तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। चलिए जवाब दीजिए, पहले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। चलिए ऑप्शन आ रहा है, सी नंबर कह रहा है आपसे मीर जुमला ने। चलिए क्या जवाब सभी का सही है? तो बिल्कुल जवाब सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, मीर जुमला जो हो जाएगा, ठीक है। और मीर जुमला की अगर बात करते हैं तो इनका पूरा नाम था मीर जुमला मीर मोहम्मद सैयद। क्या नाम था इनका पूरा नाम? इनका पूरा नाम था मीर जुमला मीर मोहम्मद सैयद था, ठीक है ना। और ये एक ईरानी व्यापारी थे, ठीक है। क्या थे? एक ईरानी व्यापारी थे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्राक एक चहलगामी का दमन किया था। क्या तुर्कान दिया है, तुर्कान दिया गया है, तुर्कान ए चहलगामी, है ना, या इसे हम लोग तुर्के चहलगामी के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है इसका दमन किया, और दमन किसने किया था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, बलबन ने। आपके जो 40 तुर्क सरदार थे जिसका गठन किया था इल्तुतमिश ने, और इसका दमन किसने किया है? तो आपके बलबन ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है। देखिए सती प्रथा का जो एकमात्र उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो आपके जो एरन अभिलेख है, कहाँ? ऑप्शन बी आ रहा है, एरन अभिलेख से मिलता है, जो कि 510 ईस्वी का जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख था। इसके अनुसार कहा जाता है कि मित्र गोपराज की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी सती हो गई थी। कौन? तो आपके याद रखिए, मित्र गोपराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी। तो इनका साक्ष्य मिलता है एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है। चलिए बताइए, क्या वह स्थान बदल चुका है या स्थान वहीं पर है? जवाब दीजिए जल्दी से, इसका जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, क्या परिवर्तन हो चुका है? मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है डी, उत्तर प्रदेश भी जवाब आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग नंबर नहीं डाल रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि आप लोग जवाब किसका दे रहे हैं, सी दे रहे हैं या बी दे रहे हैं, किसका जवाब दे रहे हैं। तो 4 को ऑप्शन बी आ रहा है, हिमाचल प्रदेश। वाह क्या बात है, यहाँ पर देखा जाए तो टैलेंट की कमी नहीं है, भरपूर यहाँ पर टैलेंट भरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश काफी लोगों के जवाब भी आ रहे हैं, लेकिन याद रखिए इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, उत्तर प्रदेश में। याद रखिए उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से लगभग 28 किलोमीटर जब दूर पहुंचेंगे वहां पर मिलता है कुशीनगर। और कुशीनगर जो कि हमारे इस चैनल पे कुशीनगर से जुड़े हुए हैं आपके नन्हे राय, ठीक है। नन्हे राय लगातार सपोर्टर हैं, लगातार बने हुए हैं, हर एक क्लास दे भी रहे हैं। तो याद रखिए इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर पूछा है एक हड़प्पा का बंदरगाह है, और हड़प्पा का बंदरगाह इनमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, आपका लोथल हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत क्या हुआ है, इसमें से आपको बताना है। तो पहला पॉइंट आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि प्रांतीय सुशासन का उपबंध था, है ना। प्रांतीय सुशासन का क्या था? उपबंध था। दूसरा दिया है एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, ये भी सही है। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध, ये भी था। मतलब ये तीनों ही पॉइंट आपके दिए गए थे आपके 1935 में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारियों में विश्वास नहीं है। यह व्यक्तित्व जो संबंधित है किससे है? ये जो आपका पॉइंट दिया है, ये दिया किसने? तो आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के जो लेखक हैं वो आपके कौन है। चलिए एक्सपेरिमेंट किया है किसने किया है? तो आपके महात्मा गांधी ने। किसने? ऑप्शन बनेगा डी, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था। लॉर्ड कर्जन के समय यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी उग्रवादी बढ़ रहे थे, इसका कारण भी क्या था? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बंगाल का विभाजन सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। बंगाल का विभाजन जो रूपरेखा 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने रखी गई थी, और इसकी घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हो गई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन। इनको क्वेश्चन दिया गया है कि नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। चलिए नील क्रांति का नेतृत्व जो किया वो किसने किया था। यहाँ पर 10 का ऑप्शन जो बनेगा कौन सा बन सकता है? नील क्रांति समझ रहे हैं ना, यहाँ पर नील क्रांति का समझ रहे हैं ना, नील किसान आंदोलन या नील विद्रोह आंदोलन से बात जुड़ा हुआ है, ठीक है।
नील किसान विद्रोह से जुड़ा हुआ पॉइंट आपका है, और यहां से जुड़े हुए थे दिगंबर विश्वास और आपके विष्णु चरण विश्वास। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर, दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास, ये जुड़े थे इससे, ठीक है ना। बंगाल और बिहार में यह प्रभावित क्षेत्र था, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर हम आपको बता दें कुछ आपके पॉइंट है, जैसे आपका क्या होता है मोपला विद्रोह, ये आपके कह सकते हैं मालाबार क्षेत्र से था, है ना। एक आपने सुना होगा चंपारण, इससे जो संघ संस्थापक थे महात्मा गांधी थे। खेड़ा सत्याग्रह के महात्मा गांधी थे। एका आंदोलन के आपके मदारी पारसी थे, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आपका है अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा कि यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जो दिया है, और इस मत्स्य क्षेत्र का नाम है डॉगर बैंक। ये अवस्थित है कहाँ पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तरी सागर में। कहाँ पर स्थित है, तो आपके उत्तरी सागर में स्थित है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, जो कि मत्स्य उत्पादक प्रमुख क्षेत्र आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित देशों के समूह में कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए एक नाम दिया गया है बेनिलक्स देश, है ना। इस देश में जो जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से देश जुड़े हैं, तो बेनिलक्स की स्थापना हुई थी 1958 में। इसके बारे में समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेल्जियम में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, बेल्जियम में है, ठीक है ना। और इसकी सदस्य संख्या 3 थी। कौन थी, 3 कौन कौन से थे, तो ये थे बेल्जियम, नीदरलैंड और आपका लग्जमबर्ग। कौन कौन शामिल थे, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेल्जियम, नीदरलैंड और आपके लग्जमबर्ग इसमें से आपके शामिल थे। इस संगठन का उद्देश्य है क्या, व्यापार का सहयोग करना। तो अब आप समझ गए होंगे कि बेनिलक्स देश क्या है, ये 3 देशों का समूह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। चलिए यहाँ पर बताइए भारत में जो चट्टान प्रणाली है वो आपकी नवीनतम कौन सी है, विंध्य की या कुड़प्पा या धारवाड़ या गोंडवाना। इनमें से 13 का ऑप्शन बनेगा डी, जो गोंडवाना जो प्रणाली है, गोंडवाना चट्टान है, ये भारत में सबसे नवीनतम है। ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे माउंट आबू स्थित है। चलिए बताइएगा कि माउंट आबू जो निर्मित है ये किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पर बताइए ग्रेनाइट से है, चारनोकाइट से है, या नीस से है, या बलुआ पत्थर से। माउंट आबू याद रखिए जो बना हुआ है नीस चट्टानों से। ऑप्शन आ रहा है सी, नीस चट्टानों से बना है। याद रखिएगा कि आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में एक जिला है सिरोही। कौन सा जिला है, सिरोही जिला है, ठीक है, जो कि अरावली के विस्तार को माउंट आबू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो कि प्री कैम्बियन काल के क्वार्ट जो आपके हैं यहाँ से मिलते हैं। अगर हम आपसे बोलें कि माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब तुरंत आना चाहिए कि अरावली पर्वत की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो आपकी गुरु शिखर है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है। चलिए यहाँ पर यूपी के बारे में पूछा गया, हमने बताया है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल को भी आप पढ़ते रहिए। यूपी जीके की भी क्लासें आपकी कभी कभी आप दी जाएंगी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्लासें, तो उनको आप पढ़ते जाइए, क्योंकि यूपी जीके का भी काफ़ी योगदान रहेगा आपकी एग्जाम में। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, गौतम बुद्ध नगर, है ना, गौतम बुद्ध नगर है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन दिया है, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर दीजिए। किसमें, राष्ट्रीय आय में वृद्धि किया जाना चाहिए। और याद रखिए भुगतान असंतुलन से देश का आयात और निर्यात दोनों ही प्रभावित होता है। जब देश में भुगतान असंतुलन हो तो उसमें से आयात और निर्यात दोनों ही क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन सा है। मतलब देखा जाए तो भारत में गरीबी रेखा को जो मापने का कार्य करता है वो आपका कौन सा आयोग करता है। यहाँ पर है आपका कौन सा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर NSSO। कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसकी स्थापना की गई थी 1950 में। कब की गई थी, 1950 में की गई थी। और इसका कार्य है कि राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना, ठीक है ना। मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपकी कोलकाता में है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वह अवधि कौन सी है। एक क्वेश्चन आपका दिया गया है पॉलिटी का, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वह अवधि कौन सी है। यहाँ पर 22 का ऑप्शन जो बनेगा कौन सा बन सकता है, तो यहाँ पर 6 माह जवाब आ रहा है। ऑप्शन बनेगा सी, और सॉरी ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 माह हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 माह। ऑप्शन बनेगा बी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। मतलब जो मंत्रिपरिषद होती है ये उत्तरदायी होती है किसके प्रति होती है? और यहाँ पर यह भी पूछा गया है कि व्यवस्थापिका के माध्यम से तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, क्योंकि कार्यपालिका ही क्या होती है? वास्तविक व्यवस्थापिका आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा आपसे कि विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठित करता है वह कौन सा है? विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को, कैसी समानता है? जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह आपकी कैसी है? तो ये है आपकी प्रतिक्रियात्मक। कैसी है? प्रक्रियात्मक है, प्रक्रियात्मक है। इस प्रश्न का ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। मतलब समझिएगा कि विधि के शासन का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे बहुत ऊंचे पद पर हो, चाहे बहुत ही छोटे पद पर हो, लेकिन विधि के अनुसार क्या है? सभी क्या है? समान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी? जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन जो किया गया ये कब किया गया था? संशोधन पूछा गया है। और याद रखिए प्रस्तावना में संशोधन आपका हुआ था एक बार आपके 1976 में। कब? 1976 में संशोधन हुआ था। याद रखिए कि 42वें नंबर का जो संशोधन हुआ था, ठीक है ना। और बाद में यहाँ पर कह सकते हैं संविधान की प्रस्तावना के अंग भी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। चलिए जवाब दीजिए, गोल्डन धान में जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वो कौन से विटामिन की पाई जाती है? ये आपके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? सही जवाब देना है, यहाँ पर 26 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका ए नंबर। तो जवाब बिल्कुल हम लॉक कर दे रहे हैं, आपका जवाब ये हो जाएगा विटामिन ए की मात्रा आपकी सर्वाधिक होती है, जो कि आपकी गोल्डन राइस में आपकी होती है, जिसमें देखा जाए तो बीटा कैरोटीन बनाने वाला एक जीन भी यहाँ पर डाला जाता है। ठीक है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग आपसे पूछा गया है। यहाँ पर सही राइट आंसर क्या बन जाएगा? चलिए बताइए। चलिए जवाब आ रहा है 27 नंबर में ऑप्शन बी। देखो यहाँ पर अस्थि है, यहाँ पर दंतवल्क दिया है, डेंटिन दिया है और आपका सीमेंट दिया है ना। लेकिन याद रखिए इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दंतवल्क। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा दंतवल्क। 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एनेमल। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में से बोलते हैं एनेमल के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। देखा जाए तो शरीर में पाए जाने वाले कठोर तत्वों में जो कि दांत के ऊपर पाया जाने वाला ये तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? चलिए बताइएगा कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो देखो वायु में आपकी हीलियम भी मिलेगी, नियान भी मिलेगी, आर्गन मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो दिया है रेडान गैस, रेडान गैस आपकी वायुमंडल में नहीं है। रेडान गैस कब उत्सर्जित होती है? जब भूकंप आना होता है। याद रखें कि जब भूकंप आना होता है तो उस क्षेत्र में रेडान गैस ऑटोमेटिक यहाँ पर उत्सर्जित हो जाती है, जिससे पता चल जाता है वैज्ञानिकों को कि इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना है। इस कारण से ये रेडान गैस हमेशा आपको नहीं मिलेगी, ये भूकंप आने के समय देखने को मिलती है ना। अगला क्वेश्चन दिया है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य में ऊर्जा का जो निर्माण होता है किसके माध्यम से होता है? तो आपको पता है सूर्य में एक प्रक्रिया होती है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। कौन सी? नाभिकीय संलयन होती है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यही होता है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है, जिसमें हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर हीलियम जो नाभिक होते हैं आपस में क्रिया करते हैं और अपार ऊर्जा निकलती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाए तो उसका क्या परिवर्तन हो सकता है? देखो एक पिंड था कहाँ पर? आपके चंद्रमा पर था, और इसे कहाँ लाया गया? आपकी पृथ्वी पर। इसमें जो परिवर्तन हुआ क्या हो गया? चलिए क्या परिवर्तन हो सकता है? तो यहाँ पर आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जब चंद्रमा पर जाते हैं तो उसका भार घट जाता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा से पृथ्वी ला रहे हैं तो भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और मात्रा अपरिवर्तित रहेगा। मतलब देखा जाए तो इतना बड़ा अगर है तो इतना ही बड़ा ये पृथ्वी पर भी रहेगा, लेकिन अगर ये 5 किलो का मतलब देखा जाए ये आपका 60 किलो का है तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा इसका, है ना। तो यहाँ पर 10 ही होगा। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर इसकी पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा और मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र जो रचना है किसकी रचना है? यहाँ पर जवाब देना है 36 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा?
चलिए यहाँ पर आपका जवाब 36 नंबर में आ रहा है। ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। चलिए लॉक कर दें। सभी का जवाब आ रहा है भाई, यहाँ पर ए नंबर आ रहा है। चलिए यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दिया है ए नंबर। चलिए बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? यह अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मुहावरे तथा मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर क्या अर्थ प्रकट करते हैं? जो मुहावरा होता है, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर क्या करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द आपको पहचान करना है और पुल्लिंग शब्द यहाँ पर क्या बन जाएगा? चलिए यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। सबके जवाब ए आ रहा है। लगता है कि इसमें से सभी जो ऑप्शन है वो आपके ए सही हैं। यहाँ पर याद रखिए, निम्न से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? वचन। वचन जो आपका है कैसा है? पुल्लिंग आपका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैंने मेरे को सुधार लिया है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? यहाँ पर अशुद्धि पूछा है, कैसी अशुद्धि है? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो दिया है मैंने, ये क्या है? सर्वनाम है। क्या है ये आपका? ये सर्वनाम की अशुद्धि है। अर्थात यहाँ पर गलती दिया गया है, होना चाहिए कि मैंने अपने आप को सुधार लिया है, अर्थात सर्वनाम की अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी कौन सा है? चलिए बादल का समानार्थी पूछा गया है। बादल का समानार्थी यहाँ पर बताइएगा। अंबुज दिया है, नीरज दिया है, जलज दिया है और आपका अम्बुद दिया गया है। और 40 का यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो दा में क्या है? दा में क्या दिया है? बादल में दा है और ऑप्शन में भी क्या है? दा है। हमने बताया था कि आपके पानी में अगर दा को जोड़ा जाए तो आपके बादल के पर्यायवाची होती है। तो यहाँ पर याद रखिए अम्बुद, दा यहाँ पर है तो दा यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है? नेमसेक पुस्तक के रचयिता पूछा है और यहाँ पर थोड़ा सा कठिन हो सकता है इस प्रश्न का आंसर। आप लोगों का जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है झुम्पा लाहिरी। पहली बार आपने सुना है। ये नेक सेक पुस्तक की लेखक हैं और ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। इनका नाम है झुम्पा लाहिरी। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो आप सभी को पता होगा, बच्चे को पता होगा कि ये आपके 5 जून को मनाया जाता है आपका पर्यावरण। ठीक है, जो कि आपका विश्व पर्यावरण। क्लियर है इतना? और यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर, मतलब यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स होता है जब पौधों को पानी में, है ना, और एरोपोनिक्स होते हैं जब पौधों को हवा में उगाते हैं। मतलब पानी में उगाना और हवा में उगाने की ये बोला जाता है, एक प्रक्रिया है। और कहा जा रहा है शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जा रही है। और ये एक प्रकार की जो खेती है, ऐसी खेती को हम लोग बोलते क्या हैं? तो आपको होता है लंबवत खेती बोलते हैं। ये कैसी होती है? ये लंबवत खेती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, है ना, लंबवत खेती होती है। आप बिल्डिंगों में आपने देखा होगा कि पानी के माध्यम से यहाँ पर पौधे को हरा भरा बनाए रखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आपका है, तो ये लंबवत खेती ऐसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य है पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना, कौन सा है? चलिए बताइएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, और यह उद्देश्य है, ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, ग्रीन पीस। क्या है भाई? ग्रीन पीस है। और इसकी स्थापना की गई थी 1971 में, आपके कनाडा में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि अमेरिका द्वारा अलास्का में किए जाने वाले नाभिकीय परीक्षण का विरोध करना। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है, भारतीय दलहन अनुसंधान अवस्थित है। यूपी जीके का क्वेश्चन है, यूपी जीके को क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर दलहन कहाँ पर है? तो आपका 55 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका सी आपकी कानपुर में है। कहाँ पर है? आपके कानपुर में है। और इसकी स्थापना की गई थी 1983 ईस्वी को। कब? 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की राजधानी का नाम पूछा गया है। चलिए, स्वीडन की राजधानी का नाम है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम। तो ऑप्शन आपका जवाब ए नंबर हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम है। वहीं पर याद रखिएगा, जो आपका दिया है बर्न राजधानी किसकी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। ठीक है, वहीं पर आपका जो दिया है लग्जमबर्ग, तो लग्जमबर्ग ही है। ठीक है ना, और स्पेन की आपकी है मैड्रिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? चलिए 57 नंबर में यहाँ पर आप देखिए कि राज्यसभा के 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में हैं?
याद रखिएगा पंचमुखी गुफाएं, जो कि किस काल की हैं, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली गुफाएं हैं पंचमुखी। और ये देखने को मिलते हैं आपके सोनभद्र में। कहाँ पर मिलते हैं, सोनभद्र, जो कि कहाँ पर है, आपके उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, आपके विंध्याचल और आपकी कैमूर सीढ़ियों के बीच ये गुफाएं आपकी स्थित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आपके कौन है, तो आपके ग्रेग बारकरले। क्या है आपके, ग्रेग बारकरले ने अंतरिम चेयरमैन इमरान ख्वाजा का स्थान लिया है। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये है आपकी तमिलनाडु, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, देखो इस वाले क्वेश्चन को भाई अपडेट कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन आपका है परिवर्तन हो भी सकता है। ठीक है, जो करंट अफेयर है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है 1 मंथ बाद बदल जाए, 2 मंथ बाद बदल जाए, तो ये करंट अफेयर आपको परिवर्तन करता रहना है। ठीक है, चलिए बताइएगा कि भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी। भारत में एक नया संसद बनने की यहाँ पर प्रक्रिया जारी हो चुकी है, आधारशिला की रखी गई है ना। तो यहाँ पर बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा इसका 63 नंबर में। अभी आपने बहुत देखा कि बहुत ही चर्चा में था, यहाँ पर बहुत ही चर्चा में था कि नया संसद भवन बनाने की क्या जरूरत थी, है ना। वही पैसा अगर यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट में लगा देते तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर मरने वाले कोरोना की संख्या कम हो जाती, है ना। तो यहाँ पर आपका 63 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी गई, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जब मनाते हैं, कब मनाते हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइएगा 64 का ऑप्शन सही जवाब क्या बन जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछा गया है ना। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर डी नंबर आपके 18 दिसंबर दे रहा है, क्या 18 दिसंबर हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो प्रवासी कामगार हैं उनसे जुड़े आज़ादी के साथ काम और मानव अधिकार जैसे मुद्दों को लेकर ये साझा करने का उद्देश्य है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 18 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे किस संगठन ने जनवरी 2021 में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत के साथ राजनीतिक साझेदारी समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है। ये संगठन का नाम है, ये संगठन है आपका कौन सा, तो आपकी ऊर्जा से रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जवाब हो जाएगा, राइट, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रमुख राज्यों की श्रेणी के तहत इंडियन इवोनेशन इंडेक्स 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। यहाँ पर एक सूची जारी की गई है आपकी इंडियन इवोनेशन इंडेक्स, ठीक है ना। और इसमें से पूछा है शीर्ष स्थान जो रहा है वो कौन सा है। यहाँ पर आपका है ऑप्शन बनेगा सी, आपका कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य है, जो कि आपके कह सकते हैं कि आपके 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर आपकी जो कम्पिटेटिव है ना, इस नीति आयोग के साथ एक आभासी तरीके से ये इंडेक्स आपका निकाला है। ठीक है, जिसमें से देखा जाए तो आपका दूसरा स्थान आपका रहा है किसका, तो अच्छा कौन सा राज्य आपका है शीर्ष पर, तो आपका कर्नाटक इसमें से आपका शीर्ष है। ठीक है ना। और यहीं पर देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में जो दिल्ली है, कौन, दिल्ली जो आपका शीर्ष है, तो इस रैंकिंग में दिल्ली जो आपकी वो शीर्ष में है। अगला क्वेश्चन दिया है, जोधपुर में आयोजित पहली द्विपक्षीय वायु अभ्यास, क्या नाम है वायु अभ्यास का नाम है, तो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 में भारतीय वायुसेना के साथ किस देश ने भाग लिया है। तो भारतीय वायुसेना के साथ भाग लिया है आपके फ्रांस ने भाग लिया है। अर्थात ये द्विपक्षीय जो आपका वायु अभ्यास हुआ है भारत और आपके फ्रांस के बीच हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए काफ़ी लोग जवाब यहाँ पर दे रहे हैं, मतलब काफ़ी लोगों की करंट अफेयर यहाँ पर मजबूती है। अगला एक पोर्टल जारी किया गया है सक्षम, सक्षम पोर्टल की जो उपयोगिता है क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, तो सक्षम पोर्टल है और इसका उपयोग किया जाएगा आपके किसके, जॉब पोर्टल के लिए। किसके लिए, जॉब पोर्टल के लिए आपका होगा एक 34वें स्थापना दिवस के रूप में ये आपका था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये आपका हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा जॉब पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पोर्टल। अगला क्वेश्चन दिया है, फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये फरवरी 2021 है और आपकी करंट अफेयर देखा जाए तो लगभग देखा जाए तो 7 से 8 माह तक आपको पढ़ना पड़ेगा। 7 से 8 माह तक का करंट अफेयर आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा।
तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 69 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी। ये है आपके कौन, एस एन सुब्रमण्यम, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं एस एन सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस, अगर स्टैटिक जीके आपकी मजबूत है, स्टैटिक जीके मजबूत है तो आपका सब कुछ मजबूत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपका 70 का ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी, आपके 20 फरवरी को। कब, 20 फरवरी को विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 से, कब, 2007 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया है एक जिंदगी के बारे में। यहाँ पर पढ़िए कि आपकी जिंदगी कैसी है, आपकी जिंदगी से प्यार कितना है, आप जिंदगी से प्यार करते हैं या आप जिंदगी से डरते हैं। तो गद्यांश में दिया गया है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान है यह है कि वह बिल्कुल निडर है, बिल्कुल बेखौफ है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस पर जो आपकी चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया में असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। यहाँ पर जो दिया गया है वो साहसी मनुष्य के बारे में दिया है। तो देखते हैं कि हम पूरा गद्यांश ना पढ़ें और इसका जवाब क्या दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। प्रयास कह रहा है साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता। तो साहसी जो मनुष्य होता है वो उधार नहीं लेता है, क्या, सपने नहीं लेता है, विचार लेगा, बुद्धि लेगा, अवसर लेगा, ये होगा। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा कौन सा, ए नंबर, ठीक है। वहीं पर साहसी मनुष्य किसके समान होते हैं, जो साहसी मनुष्य होते हैं वो सिंह के समान होते हैं, ठीक है, वो सिंह के समान होते हैं। और कह रहा है दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति किसको प्रकाश मिलता है। तो इनसे जो प्रकाश मिलता है वो मनुष्यता को प्रकाश मिलता है, ठीक है। और अगला दिया है लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है। तो ऐसा जीवन जिसमें से यहाँ पर हिम्मत हो आपके अंदर, ऑप्शन डी इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्यवहारिक का पर्यायवाची क्या नहीं हो सकता है। तो देखो व्यवहारिक में यहाँ पर कौन पर्यायवाची नहीं हो सकता, ये पूछा गया। अच्छा नहीं है ना, नहीं शब्द आपको दिया है। देखिए व्यवहारशील हो जाएगा, व्यवहार में लाने योग्य हो जाएगा, व्यवहार कुशल हो जाएगा, लेकिन आदर्शवादी ये नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी, ठीक है। और यहाँ पर देखो अगला यहाँ पर दिया गद्यांश कि शिक्षा मनुष्य को मानसिक और शारीरिक का उचित तालमेल करना सिखाती है ना। जो शिक्षा होती है वो मनुष्य के जो मस्तिष्क है और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। वह शिक्षा जो मानव को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे सके। यदि हमारी शिक्षा संस्कृत, सभ्य, सच्चरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षा के बारे में है, मनुष्य के बारे में है। यहाँ पर क्वेश्चन बताइए कि कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है। ये क्वेश्चन आपका गद्यांश से ही है, गद्यांश से ही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका पूछा गया है इस प्रकार से। कह रहा है कि उपसर्ग से नहीं है, अनुपसर्ग से। 76 नंबर में तो देखिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, अनपढ़, है ना। इसमें से अन आपका नहीं है यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। और अगला है मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है। मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसे आध्यात्मिक ज्ञान हो। कैसा, आत्मिक ज्ञान आपका हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ये सब आपको गद्यांश में मिलेगा। यहाँ पर देखो दिया है सुख साधन का विग्रह और समास बताइए। सुख साधन हमने गद्यांश इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि बिना गद्यांश को पढ़े ही सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 78 का नंबर आपका हो जाएगा सुखों के साधन। इसमें से आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। सुख साधन मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, सुखों के साधन। यहाँ पर 78 का ऑप्शन सी हो जाएगा। सुख साधन का विग्रह करेंगे, सुख के साधन, क्या होगा, सुख के साधन आपका जवाब हो जाएगा, सुख के साधन। और तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा, ठीक है। और आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कौन सा, देखो सुख और साधन। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। तो भाई ये समझ बताइए, सुख और दुख होता है, सुख और साधन नहीं होता है, ठीक है। सुख और दुख होता है, सुख और साधन नहीं होता है। इसलिए आप द्वंद्व समास मत लगाइएगा। अगर द्वंद्व समास लगा दिए तो फिर आप समझिए कि 1 नंबर आपका यहाँ पर चला गया है ना। आपने गद्यांश में कुछ नहीं सीखा, ठीक है। सुख और दुख होता है द्वंद्व में, याद रखिएगा। यहाँ पर सुखों के साधन होगा जो तत्पुरुष में आपका आएगा। और वह अशिक्षित व्यक्ति, वह शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो, यहाँ पर देखो 79 का ये सब आपका गद्यांश दिया गया है, ठीक है। ये सब आपका गद्यांश है और गद्यांश से आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से टेस्ट को आपने सॉल्व किया, बड़े रफ्तार के साथ सॉल्व किया और बहुत ही यहाँ पर कह सकते हैं साहस के साथ आज आपने सॉल्व किया है। किसी को जय हिंद, वंदे मातरम।